हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू महामना एकेडमी। मेरा नाम अमन भारद्वाज है और आज हम लोग पढ़ेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। हम लोगों ने CUET का जो हमारा अकाउंटिंग का डोमेन था उसमें हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट पढ़ा, सेकेंड यूनिट पढ़ा और हमारा जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है वो हमारा थर्ड यूनिट है। फर्स्ट यूनिट में बेसिकली हम लोगों ने बात किया फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के हिसाब से, जो मैं आपका अपडेटेड सिलेबस 2025 का है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। जो हमारा फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म है वो सबसे पहला यूनिट है। सेकेंड यूनिट की बात करूँ तो वो है हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, पार्टनर्स के बीच में अग्रीमेंट चेंज होता है, जैसे कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो गया, जैसे कि एडमिशन ऑफ पार्टनर हो गया, ठीक है, रिटायरमेंट हो गया, पार्टनर का डेथ हो गया। आज हम लोग पढ़ेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जो बेसिकली हमारा CUET का जो अकाउंटिंग डोमेन है उसका थर्ड यूनिट है, अपडेटेड सिलेबस 2025 के हिसाब से, ठीक है। तो आप लोग पूछेंगे सर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। तो चलिए पढ़ेंगे और पता करने की कोशिश करेंगे। जो रिकॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग अकाउंटिंग एंट्रीज करते थे, ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते थे, क्या वो डिसोल्यूशन में भी एग्जैक्ट सेम होता है या कुछ अलग होता है, ठीक है। आप लोग जब पढ़ते पढ़ते चलेंगे तो आपको समझ आ गया कि क्या बोलते हैं हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म और हमारे डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म में क्या अंतर है, इसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से कैसे होता है, अलग कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा देख लेते हैं मीनिंग क्या है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का, ठीक है। मीनिंग से शुरुआत करते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मीनिंग क्या है, तो सबसे पहले बोल रहा है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मीन्स, यहाँ ध्यान से देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बाद लिखा है फर्म। इसका मतलब हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हमारा पूरा बिजनेस है, ठीक है, जिससे पार्टनर्स काम कर रहे थे, ठीक है, बिजनेस कंटिन्यू चल रहा था, अब उस बिजनेस को ही हम लोग बंद करने वाले हैं, ठीक है। तो बोल रहे हैं भैया डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मीन्स बिजनेस ऑफ द फर्म इज डिसकंटिन्यूड दैट इज क्लोज्ड एंड द फर्म इज़ वाउंड अप, ठीक है। मतलब बोलना चाह रहा है हमारा जो बिजनेस चल रहा था, जो कंटिन्यू बिजनेस था, उसको हम लोग क्या करेंगे, डिसकंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इसका मतलब बिजनेस को क्लोज करेंगे, बिजनेस को वाउंड अप करेंगे। जो क्लोज हमारा जो जनरल इंग्लिश होता है उसमें क्लोज बोलते हैं, लेकिन हमारा अकाउंटिंग के हिसाब से हम लोग बोलते हैं उसको वाउंड अप करेंगे, वाइंडिंग अप करेंगे, ठीक है ना। तो एज अ रिजल्ट इकोनॉमिक रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स एंड, मतलब पार्टनर्स के बीच में जितने भी रिलेशनशिप थे, ठीक है। इकोनॉमिक रिलेशनशिप मतलब जो पार्टनरशिप में क्या थे, इकोनॉमिक रिलेशनशिप मतलब जो पार्टनर्स अपने बीच में प्रॉफिट शेयर करते थे, ठीक है ना, और जितने भी उनके बीच में बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जितने रिलेशनशिप थे वो सारे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है। एंड लिखा है, ठीक है, पार्टनर्स एंड। उसके बाद लिखा है इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, मतलब बोले डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अलग है किससे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म से, ठीक है। विच मीन्स चेंज इन रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स बट द फर्म कंटिन्यूज। क्या होता था, एक हमारा होता था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एक होता है हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। ध्यान से पढ़िए दो वर्ड, एक है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एक है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है जो हमारे पार्टनर्स हैं, ठीक है, उनके बीच में सिर्फ अग्रीमेंट चेंज होता है, रिलेशनशिप चेंज होता है, ठीक है। लेकिन अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में पूरा का पूरा फर्म ही बंद होने वाला है, ठीक है। पूरे फर्म को हम लोग क्या करेंगे, वाउंड अप करेंगे, क्लोज करेंगे, डिसकंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से यहाँ पे डिसोल्यूशन का मीनिंग दिया है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अमंग ऑल द पार्टनर्स इन द फर्म, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या होता है, डिसोल्यूशन होगा जितने हमारे पार्टनर्स हैं, ठीक है, उनके बीच में जो भी रिलेशनशिप है सारे खत्म भी हो जाएंगे और पार्टनरशिप का जो हमारा फर्म है वो भी क्लोज हो जाएगा, वाउंड अप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लिखा है इन सच इवेंट ऑल एसेट्स ऑफ द फर्म आर रियलाइज्ड दैट इज सोल्ड एंड लिएबिलिटीज आर पेड। इसका मतलब क्या बोला, जब हमारा बिजनेस ही बंद हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, जितने भी हमारे फर्म के एसेट्स हैं उसको क्या करेंगे, रियलाइज करेंगे। इसका मतलब होता है, ये हमारा टेक्निकल टर्म है अकाउंटिंग में, रियलाइज करेंगे इसका मतलब है बिजनेस को बेच के, ठीक है, उससे कैश जनरेट करेंगे। उस कैश से क्या करेंगे, जितने भी हमारे बिजनेस में लिएबिलिटीज़ हैं उसको पे ऑफ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। बिजनेस में जितनी लिएबिलिटीज़ हैं उसको पे ऑफ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एसेट्स को सेल करेंगे और लिएबिलिटीज़ को पे करेंगे। द बैलेंस इफ एनी इज पेड टू द पार्टनर्स इन सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट्स। इसका मतलब बोल रहा है अगर उसके बाद लिएबिलिटीज़ को पे करने के बाद अगर हमारे पास कुछ प्रॉफिट्स बचता है, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, पार्टनर्स को पे कर देंगे। उसके बाद लिखा है इफ़ देयर इज शॉर्टफॉल, ठीक है, अगर क्या होता है कुछ शॉर्टफॉल होता है, मतलब कुछ कमी आती है, मतलब मान लेते हैं हमारे पास एसेट्स को सेल किए, ठीक है, एसेट्स को सेल करने के बाद 5 लाख आया, ठीक है ना। अगर हम लोग लिएबिलिटीज़ को पे करते हैं, लिएबिलिटीज़ को पे करने के बाद हमारे पास क्या बोलते हैं, लिएबिलिटीज़ हमारा 6 लाख रुपए का है, एसेट्स को सेल किए 5 लाख रुपए आया, ठीक है, लिएबिलिटीज़ को पे करने का हमारे पास 6 लाख रुपए है। इसका मतलब सर बिजनेस फर्म को 1 लाख एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। 1 लाख एक्स्ट्रा कौन देगा,
तो आप सभी को पता है कि पार्टनरशिप में क्या होता है, अनलिमिटेड लिएबिलिटी होता है। उस हिसाब से सारे पार्टनर्स क्या करेंगे, जो आउटसाइड लिएबिलिटीज़ हैं, ठीक है ना, उसका ये लोग क्या करने वाले हैं, जितने भी आउटसाइड लिएबिलिटीज़ को पार्टनरशिप, जो हमारे पार्टनरशिप में जो हमारे जितने पार्टनर्स होते हैं अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मीट करेंगे, ठीक है। इट इज़ मेड बाय द पार्टनर्स फ्रॉम देयर प्राइवेट एसेट, ठीक है ना, जितने भी शॉर्टफॉल होंगे उसको क्या करेंगे, जो हमारे पार्टनर्स हैं, ठीक है ना, अपने प्राइवेट एसेट को सेल करके जो हमारा शॉर्टफॉल है उसको कम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा यहाँ तक कि जो आपकी डिसोल्यूशन मतलब क्या होता है, बिजनेस को पूरा वाउंड अप ही करने वाले हैं, ठीक है। चलिए हम लोग अब पढ़ेंगे मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन। भैया अब जब बिजनेस को बंद करेंगे तो कौन कौन से मोड्स हैं, कौन कौन से मोड्स मतलब किस किस प्रकार से हमारा जो फर्म है वो डिसॉल्व हो सकता है। सबसे पहला लिखा है म्यूचुअल एग्रीमेंट, ठीक है। दूसरा लिखा है कंपलसरी डिसोल्यूशन। तीसरा लिखा है बाय नोटिस। उसके बाद लिखा है हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, ठीक है। मतलब इन 5 तरीके के हिसाब से, 5 मोड्स के हिसाब से हमारा जो फर्म है वो बंद हो सकता है। सबसे पहला म्यूचुअल एग्रीमेंट, कंपलसरी डिसोल्यूशन, बाय नोटिस, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। तो एक एक करके सबको डिटेल में पढ़ते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला हमारा जो मोड ऑफ डिसोल्यूशन है वो है बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। जैसे नाम से लिखा हुआ है, ठीक है, बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। इसका मतलब क्या होता है, अ फर्म में डिसॉल्व, ठीक है, अ फर्म में बी डिसॉल्व व्हेन ऑल पार्टनर्स अग्री टू इट्स डिसोल्यूशन। इसका मतलब क्या बोल रहा है, जितने हमारे पार्टनर्स हैं, मान लेते हैं हमारा पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, ए बी और सी पार्टनर्स हैं, ठीक। ये चाहते हैं कि फर्म को डिसॉल्व करना है, ठीक है। तो फर्म डिसॉल्व कब होगा, जो हमारा जो फर्म है डिसॉल्व कब होगा, जब सारे पार्टनर क्या करेंगे, अग्री कर जाएंगे, ठीक है। मतलब ए भी बोले कि ठीक है भैया डिसॉल्व करेंगे, बी भी बोलेगा, सी भी बोलेगा। अगर कोई सही पार्टनर, एक भी पार्टनर अग्री नहीं करता है तो फर्म डिसॉल्व नहीं होगा। म्यूचुअल एग्रीमेंट मतलब सारे पार्टनर्स अग्री हैं डिसोल्यूशन के लिए, तो सारे पार्टनर्स क्या करेंगे, फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट के कॉन्सेप्ट के हिसाब से, ठीक है। सेकेंड है हमारा कंपलसरी डिसोल्यूशन, कंपलसरी डिसोल्यूशन, ठीक है, कंपलसरी डिसोल्यूशन। इसमें क्या बोल रहा है, व्हेन all the partners all the partners except one become insolvent, ठीक है। उसके बाद सेकेंड लिखा है when business of the firm become unlawful। मतलब क्या बोल, देखिए कंपलसरी डिसोल्यूशन आपके 2 केस में होता है, ठीक है। सबसे पहला केस मान लेते हैं, जो बोल रहा है कि ए बी और सी हमारे पार्टनर्स हैं, यहाँ पे लिखा है सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, ठीक है ना, सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए। इंसॉल्वेंट मतलब क्या होता है, इन लोग के पास इतना कैपिटल ना हो, ठीक है, इन लोग के पास इतने एसेट्स ना हो ताकि जितने लोग अपने लिएबिलिटीज़ को पे कर सकते हैं, उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंसी का केस, ठीक है ना। मान लेते हैं ए भी इंसॉल्वेंट हो गया, बी भी इंसॉल्वेंट हो गया, सी इंसॉल्वेंट हो गया। तो जब तीनों इंसॉल्वेंट हो गए, इनके पास इतने एसेट्स नहीं है कि लिएबिलिटी को पे कर सके, ठीक है ना, उस केस में कंपलसरी है कि हम लोग क्या करेंगे, अपनी फर्म को बंद करने वाले होंगे, ठीक है। एक और लाइन लिखा है, यहाँ पे लिखा है और ऑल द पार्टनर्स एक्सेप्ट वन, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है, ए और बी पार्टनर्स थे, ठीक है ना, ए और बी इंसॉल्वेंट हो गए, ए और बी इंसॉल्वेंट हो गए, लेकिन सी इंसॉल्वेंट नहीं हुआ, ठीक है। तो इस केस में बंद हुआ क्या, तो इस केस में भी हमारा पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा, पार्टनरशिप जैसे आप लोगों को पता है सबसे पहला फीचर है कि पार्टनरशिप में क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर्स होते हैं, लेकिन अब तो यहाँ एक ही पार्टनर बचा। तो एक ही पार्टनर जब बचेगा, ठीक है ना, तो पार्टनरशिप रहा ही नहीं। तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा, अगर मान लेते हैं सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए तब भी बंद होना है, ठीक है ना, सारे हो गए सिर्फ एक नहीं हुआ तब भी बंद होगा, ठीक है। अगला केस बोल रहा है व्हेन बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम अनलॉफुल, ठीक है, जो आपका जो बिजनेस है वो अनलॉफुल हो गया। अनलॉफुल मतलब हमारे गवर्नमेंट्स के हिसाब से, ठीक है, जो हमारे रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं वो लोग बोलते हैं भैया कि क्या बोलते हैं, आपका बिजनेस एक लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं आप लोग कट्टे का व्यापार करना शुरू कर दिए, ठीक है ना, आप बस नाम अलग चल रहा है लेकिन अंदर से आप कट्टे का व्यापार कर रहे हैं, कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उससे क्या होगा, आपका बिजनेस अनलॉफुल हो जाता है और आपको क्या करना पड़ेगा, कंपलसरी डिसॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपकी इच्छा नहीं है, म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं है, यहाँ पे कंपलसरी है भैया, आपको डिसॉल्व ही करना पड़ेगा, ठीक है। आपके पास यहाँ और कोई रास्ता ही नहीं बचा। उसके बाद लिखा है थर्ड बाय नोटिस, ठीक है, नोटिस दे के भी आप लोग क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है पार्टनरशिप एट विल का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। पार्टनरशिप एट विल मतलब ऐसा पार्टनरशिप फर्म जिसपे हम लोग क्या कर सकते हैं, जितने भी पार्टनर्स होते हैं, ठीक है ना, बिजनेस फर्म तब तक ऑपरेट करते हैं जब तक वो कर सकते हैं या तब तक वो करना चाहते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है, इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल द फर्म में डिसॉल्व बाय एनी पार्टनर, ठीक है, द फर्म में बी डिसॉल्व बाय एनी पार्टनर गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू ऑल अदर पार्टनर्स ऑफ हिज इंटेंशन टू डिसॉल्व द फर्म। मतलब कोई सा भी एक पार्टनर क्या कर सकता है, नोटिस दे सकता है कि भैया हम लोग क्या करने वाले हैं, फर्म को बंद करने वाले हैं। जैसे ही नोटिस दिया तो क्या हो जाएगा, हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले 3 मोड पढ़ ले, म्यूचुअल एग्रीमेंट,
कंपल्सरी डिसोल्यूशन और बाय नोटिस। ठीक है, अगर मैं चौथे केस की बात करूं तो क्या बोलता है, ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, मतलब कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, जिससे आपको क्या करना पड़ेगा, आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बंद करना पड़ेगा, ठीक है, वाउंड अप करना पड़ेगा। सबसे पहला केस बोला है ऑन एक्सपायरी ऑफ द टर्म विच द फर्म वॉज कंस्टिट्यूटेड। ठीक है, मतलब एक आपके पास एक क्या बोलते हैं टाइम पीरियड था, ठीक है, जैसे पार्टनरशिप फर्म में हम लोग को पता है, जैसे कि सर जो प्रोजेक्ट वाले पार्टनरशिप होते हैं, ठीक है ना, जो एक लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग पर्टिकुलर पार्टनरशिप बोलते हैं, ठीक है, जैसे ए पार्टनरशिप फर्म है, बी पार्टनरशिप फर्म है, ये लोग क्या कि एक किसी भी प्रोजेक्ट को, ठीक है, कंप्लीट करने के लिए पार्टनरशिप के, जैसे आपका प्रोजेक्ट खत्म होगा आपका क्या हो जाएगा, पार्टनरशिप फर्म हम आपका डिसकंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, ऑन कंप्लीशन ऑफ द वेंचर, ठीक है, यही वाला जो बात है, ठीक, आपका कभी वेंचर जो है आपका जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगा तब हो जाएगा। ऑन डेथ ऑफ पार्टनर, जब सारे पार्टनर्स, ठीक है, डेथ कर जाएंगे तब हो जाएगा आपका पार्टनरशिप बंद। ऑन एडजुडिकेशन ऑफ अ पार्टनर इज इंसॉल्वेंट, ठीक है ना, मतलब इसका मतलब क्या होता है, जब आपका पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, उसमें जो पार्टनर्स हैं, ठीक है, जब वो इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, ठीक है ना, तब हो जाएंगे आपके पार्टनरशिप फर्म बंद। ठीक है, मतलब देखिए आप जब इंसॉल्वेंट एज अ इंसॉल्वेंट, ठीक है, जब क्या बोलते हैं आपके पार्टनरशिप फर्म में बोला जाए कि भैया पार्टनर्स क्या है, इंसॉल्वेंट हो गया है, ठीक है ना, तब आपका क्या हो जाएगा, पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाएगा। उसके बाद लिखा है बाई कोर्ट, कोर्ट कब कब बोल सकते हैं कि पार्टनरशिप फर्म को बंद कीजिए। ठीक है, सबसे पहला वेन अ पार्टनर्स बिकम्स अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड मतलब क्या होता है, जो हमारे जो पार्टनरशिप फर्म का जो पार्टनर है, ठीक है ना, अनसाउंड माइंड मतलब मान लेते हैं वो कुछ पागल वागल हो गया, ठीक है ना, उसका माइंड से वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है, उसको बोलते हैं अनसाउंड माइंड। ठीक है, मतलब उसके दिमाग पे कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, डिसीजन खुद से नहीं ले सकता, उसको बोलते हैं अनसाउंड माइंड। ठीक है ना, तो जब पार्टनर अनसाउंड माइंड हो जाएगा तब बंद कर सकते हैं। ठीक है, कोर्ट बंद करने का आदेश दे सकती है। उसके बाद लिखा है अ पार्टनर्स बिकम परमानेंटली इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी। ठीक है, मतलब पार्टनर क्या हो जाए, इनकेपेबल हो जाए, अपनी ड्यूटी को परफॉर्म ही नहीं कर सकता हो, तब हो सकता है। अ पार्टनर इज फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट विच इज़ लाइकली टू एडवर्सली अफेक्ट द बिजनेस ऑफ द फर्म, मतलब पार्टनर ने कुछ ऐसा काम किया, ठीक है, जिससे हमारा बिजनेस फर्म इम्पैक्ट हो सकता है, जिससे क्या हो जाएगा, कोर्ट ऑर्डर देगी कि भैया आपके पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर दो। उसके बाद लिखा है फोर्थ केस, पार्टनरशिप अग्रीमेंट इज ब्रीच्ड परसिस्टेंटली बाय अ पार्टनर और पार्टनर्स। ठीक है ना, मतलब पार्टनरशिप के अग्रीमेंट को क्या किए, ब्रीच किए। ब्रीच मतलब क्या होता है, आपने उस अग्रीमेंट को क्या किया, ठीक है ना, उस अग्रीमेंट पे जो भी आपने टर्म्स एंड कंडीशन लिखा था उसको आपने उन्हें फॉलो नहीं किया, उसको बोलते हैं ब्रीच किया। ठीक है, कोर्ट फाइंड डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म इज जस्टिफाइड, जब कोर्ट को लगता है कि भैया डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म करना जस्टिफाई है। ठीक है, उसके बाद लिखा है द बिजनेस ऑफ द फर्म कैन नॉट बी कैरीड ऑन एक्सेप्टेड लॉस, मतलब बिजनेस फर्म ओवर द ईयर्स क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। ठीक है ना, जब ओवर द ईयर्स लॉस कर रहा है तो हम लोग क्यों भैया ऐसे पार्टनरशिप फर्म को, ठीक है, एग्जिस्ट करने दे, उससे अच्छा है कि ये बंद ही कर दे। ठीक है, तो देखिए 5 तरीके हैं। सबसे पहला म्यूचुअल एग्रीमेंट के हिसाब से, ठीक है, जब सारे पार्टनर अग्री हो जाएं। कंपलसरी कब होता है, जब हमारे पार्टनरशिप के जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो लोग क्या हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए या बिजनेस हमारा अनलॉफुल हो जाए। चौथा, पार्टनरशिप एट विल में हम लोग क्या कर सकते हैं, नोटिस दे सकते हैं हमको पार्टनरशिप बम को बंद करना है। ठीक है, 5वां, ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, ऐसे कुछ इवेंट्स हैपन हो जाए जैसे कि कंप्लीशन ऑफ वेंचर हो जाए, ठीक है, जो टास्क था वो टर्म था वो हमारा कंप्लीट हो जाए। पार्टनर्स के डेथ हो सकते हैं, ठीक है, पार्टनर को इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया जाता है उसके बाद। ठीक है, बाई कोर्ट, कोर्ट कब कब करेगा, जब पार्टनर अनसाउंड माइंड हो जाएंगे, पार्टनर इनकेपेबल हो जाएंगे, पार्टनर कोई मिसकंडक्ट करेंगे, पार्टनर अग्रीमेंट को बीच करेंगे, पार्टनर क्या कर सकते हैं हम लोग, कोर्ट को लग सकता है कि भैया जो पार्टनरशिप फर्म है अनजस्टिफाइड है। ठीक है ना, उसके बाद क्या लिखा है, द बिजनेस ऑफ द फर्म कैन नॉट बी कैरीड एट लॉस। ठीक है, मतलब बिजनेस को आप क्या नहीं कर सकते, लॉस पे कैरी नहीं कर सकते। ठीक है, आप बिजनेस ओवर द बहुत सारे लॉस कर रहे हैं तो आपके फर्म क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो इन केसेस में ऐसे सिचुएशंस आ सकते हैं, ठीक है ना, जिससे आपके पार्टनरशिप बंद हो सकते हैं, और आपको इनको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, आपको ये सारी चीज़ों को याद रखना है, जितने भी यहाँ पॉइंट्स लिखे हैं आपको याद रखना है, क्योंकि सर इससे क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर में बने हुए हैं। ठीक है, लास्ट में आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक, अगर जैसे कि मैं आप बात करूँ, सबसे पहले मैंने बोला कि भैया क्या कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप दोनों में अंतर होता है। तो हम लोग पढ़ेंगे क्या अंतर होता है। ठीक है, इसमें क्या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इसका मतलब क्या, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब क्या, हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है, ठीक है, आज से पहले जितने भी चीज़ें पढ़ी है वो है क्या, हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसका मतलब हमारा जो पार्टनरशिप है उनके बीच में अग्रीमेंट चेंज होता है। ठीक है ना, फर्म बंद नहीं होता, सिर्फ अग्रीमेंट चेंज होता है, कुछ अकाउंटिंग एंट्रीज करते हैं, उसके बाद नया अग्रीमेंट आ जाता है।
अब यहाँ क्या हो रहा है, पूरा का पूरा अग्रीमेंट ही नहीं, पूरा बिजनेस फॉर्म चेंज होगा। तो देखिए सबसे पहला मीनिंग के हिसाब से क्या डिफरेंस है। मीनिंग के हिसाब से क्या बोलता है, इट मीन्स क्लोजर ऑफ द फर्म एंड एंड ऑफ बिजनेस रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर। इसका मतलब डिसोल्यूशन में क्या करेंगे, बिजनेस को बंद ही कर देंगे, सारे रिलेशनशिप पार्टनर्स के बीच में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब क्या होता है, सिर्फ रिलेशन चेंज होता है लेकिन हमारा पार्टनरशिप फर्म क्या होगा, कंटिन्यू चलेगा। ठीक, कोर्ट का इंटरवेंशन, ठीक है, इसमें भैया कोर्ट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता। ठीक है, जो हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, अग्रीमेंट चेंज करना है, आप वॉलेंटरी चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, अपने से चेंज कर सकते हैं, डीड में चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको चेंज करना है आप खुद से कर सकते हैं। एडमिशन करना है पार्टनर का, रिटायरमेंट करना है, वो अपने से कर सकते हैं। लेकिन जब आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होगा, ठीक है ना, तो आप तो वॉलेंटरी भी कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी किसी किसी केस में कंपलसरी कोर्ट का ऑर्डर आता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा कि डिसोल्यूशन बाई कोर्ट होता है। ठीक है ना, कोर्ट कब कब आपको ऑर्डर देगा आपके फर्म को डिसॉल्व करने के लिए। अगर मैं बात करूँ बिजनेस कंटिन्यूएशन की, तो भैया पार्टनरशिप फर्म को बंद कर दे तो यहाँ तो बिजनेस कंटिन्यू होगा ही नहीं। ठीक है ना, बिजनेस हमारा पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाएगा, एंड पे आ जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ रिलेशन चेंज होता है लेकिन पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यू करेगा। ठीक है, क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होता है कि नहीं होता है, जब पार्टनरशिप फर्म भी चेंज हो गया, पार्टनरशिप फर्म बंद ही हो गया। ठीक है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमारे सारे क्लोज हो जाएंगे। लेकिन इस पर क्या होता है, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम लोग नया बैलेंस शीट, रिवोल्यूशन अकाउंट बना के पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल में एडजस्टमेंट कर लेते हैं। ठीक है, एसेट्स एंड लिएबिलिटी, ठीक है, एसेट्स एंड लिएबिलिटी का क्या होता है, देखिए हम लोगों ने पढ़ा जितने भी एसेट्स और लिएबिलिटीज को हम लोग रीवैल्यू करते हैं। रीवैल्यू करने के लिए क्या बनाते हैं हम लोग, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद एसेट्स को हम लोग क्या करते हैं, रीवैल्यू करते हैं, उसके एक्चुअल फिगर्स भी लाते हैं, उससे जो भी गेन्स होते हैं और लॉस होते हैं उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड रेशियो में। ठीक है, ये रीवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सारे एसेट्स और लिएबिलिटी क्या करेंगे, रियलाइज करेंगे, एसेट्स को रियलाइज करेंगे, लिएबिलिटी को पे करेंगे। ठीक है ना, और जो बैलेंस होगा उसको क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ पे रियलाइज होगा मतलब सारे एसेट्स को सेल करेंगे, लिएबिलिटी को पे करेंगे। यहाँ पे एसेट्स और लिएबिलिटी को एक्चुअल फिगर में लेके आते थे। ठीक है, उसके बाद लिखा है इकोनॉमिक रिलेशनशिप। इकोनॉमिक रिलेशनशिप जैसे पार्टनरशिप फर्म बंद हो गया तो इकोनॉमिक रिलेशनशिप भी बंद हो जाएगा, क्या खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इकोनॉमिक रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, नया आ जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पढ़ते थे, एडमिशन में पढ़ते थे। ठीक है, पार्टनर जैसे एडमिट होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, उनके बीच में चेंज होते थे। उसके बाद लिखा है इफेक्ट। इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट क्या होगा भैया, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या हो जाएगा, ठीक है, फर्म का पूरा फर्म जो है डिसॉल्व हो जाएगा, बंद हो जाएगा, वाउंड अप हो जाएगा, डिसकंटिन्यू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में और मे नॉट इन्वॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जनरली हम लोग देखें कि फर्म तो बंद नहीं होता, फर्म चलती रहता है। ठीक है, तो बेसिक कुछ डिफरेंसेस है, जैसे आप लोग समझ आ गए, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में पूरा का पूरा फर्म एंड हो जाएगा, वाउंड अप हो जाएगा, डिसकंटिन्यू हो जाएगा। इसमें क्या होगा, बिजनेस पार्टनरशिप फर्म हमारा सिर्फ रिलेशनशिप चेंज होगा पार्टनर्स के बीच में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग इसमें कौन कौन से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हुए चलेंगे। ठीक है, जनरली 2 इशूज़ मस्ट बी रिजॉल्व एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। ठीक है ना, जब डिसोल्यूशन होता है तब हम लोग 2 इशू देखते हैं। सबसे पहला इशू क्या है हमारे पास, अकाउंट्स को सेटल करेंगे और जितने भी फर्म्स डेट हैं या प्राइवेट डेट है उसको पे करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले पढ़ते हैं सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। अकाउंट्स का सेटलमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, अकाउंट का सेटलमेंट करने के लिए क्या करेंगे, देखिए सारे लॉसेस का ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस, लॉस इंक्लूडिंग डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल is paid first out of profit, then out of capital, and lastly, if necessary, by partners individually in the ratio which they are profit share। ठीक है ना, इसका मतलब क्या बोल रहा है, देखिए लॉसेस से कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। सबसे सिंपल से आपको पता है भैया, लॉस है बिजनेस में, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पार्टनर से कैपिटल को उठाएंगे और उससे लॉस को पे ऑफ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर पार्टनर से कैपिटल से लॉस सारे पे हो जाते हैं तब तो ठीक है। उसके बाद अगर कोई डेफिशिएंसी बच जाता है तो हम लोग कहाँ जाएंगे, लॉस के बाद जाएंगे, उसके बाद कुछ प्रॉफिट बचा है कि नहीं। ठीक है, जितने भी डिफिशिएंसी होते हैं कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले प्रॉफिट से पे करेंगे, प्रॉफिट के बाद कैपिटल के पास जाएंगे। कैपिटल भी अगर कम पड़ गया, ठीक है ना, कैपिटल भी अगर कम पड़ गया तो किसके पास जाएंगे, पार्टनर्स के प्राइवेट एसेट को हम लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे और वो लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअली उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लॉस को पे करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये लॉस का ट्रीटमेंट हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है एप्लीकेशन ऑफ एसेट। एप्लीकेशन ऑफ एसेट में क्या करेंगे, देखिए एसेट्स ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर्स टू मेक अप डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल आर अप्लाइड इन द फॉलोइंग अदर्स। ठीक है, फॉलोइंग ऑर्डर में हम लोग क्या करते हैं,
हम लोग जितने भी एसेट्स हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, जितने भी हमारे एसेट्स हैं उसको क्या करेंगे, इन पेइंग ऑफ फर्म्स डेट टू द थर्ड पार्टी। ठीक है, मतलब फर्म ने क्या किया, थर्ड पार्टी से जितने भी लोन लिए हैं, ठीक है, लोन्स हैं, एडवांसेस हैं, डिबेंचर्स हैं, जो हम लोग थर्ड पार्टी से लेके आए हैं, उसको क्या करेंगे, सबसे पहले पे करने की कोशिश करेंगे। इन पेइंग ईच पार्टनर रेटेबली व्हाट इज़ ड्यू टू हिम ऑन अकाउंट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स को पे करने की कोशिश करेंगे जो लोन्स एंड एडवांसेस उनसे लिए हैं। ठीक है, बिजनेस फर्म और पार्टनरशिप क्या है हमारे, अलग अलग चलेंगे। ठीक है, इन पेइंग टू ईच पार्टनर रेटेबली व्हाट इज ड्यू टू हिम ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, थर्ड पार्टी को पे करेंगे, उसके बाद पार्टनर्स के लोन को पे करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उनके कैपिटल अकाउंट में जितना भी पैसा अगर बचा है उसके लिए पे करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर कुछ बचा तो पार्टनर्स में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, ये ऑर्डर आपको याद रखना है, ये ऑर्डर आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, जैसे आपको सब पता है सीक्वेंस वाले क्वेश्चन, प्रोसेस वाले क्वेश्चन, ऑर्डर्स वाले क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एसेट्स का क्या करेंगे, एसेट्स सबसे पहले क्या किस लिए यूज़ होंगे, थर्ड पार्टी को डेट पेमेंट करने के लिए, उसके बाद जो पार्टनर से लोन्स एंड एडवांस लें उसको पे करने के लिए, उसके बाद पार्टनर से कैपिटल में जितना भी पे करना है उसके लिए, उसके बाद भी अगर कुछ पैसा बच जाता है तो क्या करेंगे, पार्टनर्स में एज अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनको क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये सबसे पहला इशू था अकाउंट का सेटलमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भैया कि हमारे पास क्या होता है, फर्म्स डेट और प्राइवेट डेट में क्या होता है। ठीक है ना, फर्म्स डेट और प्राइवेट डेट, इससे पहले हम लोग देख लेते हैं फर्म्स डेट और प्राइवेट डेट में अंतर क्या होता है। ठीक है, फर्म का डेट और प्राइवेट डेट में क्या अंतर होता है। देखिए, बिजनेस फर्म का डेट और प्राइवेट डेट, जैसे आप लोगों को पता है हम लोग पार्टनरशिप में पढ़ते हैं कि पार्टनरशिप में क्या होता है, जितने पार्टनर्स होते हैं, ठीक है, और हमारे जो बिजनेस फर्म होते हैं, ठीक है, वो लोग सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होते। लॉ के नज़र में लीगल एंटिटी वैसे सेपरेट नहीं होते, लॉ के नज़र में पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर दोनों एक ही हैं। लेकिन हमारे अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मान के चलते हैं, पार्टनर्स अलग हैं और हमारे बिजनेस का पार्टनरशिप फर्म अलग है। ठीक है, तो इसी से जस्ट हमारा जो नाम बोल रहा है फर्म्स डेट प्राइवेट डेट वहीं से क्लियर होता है। फर्म का डेट मतलब, इसका मतलब क्या हो गया, फर्म्स डेट मीन्स द डेट ओड बाय द फर्म टू आउटसाइडर। ठीक है, इसका मतलब हम लोग क्या किए, जो हमारा फर्म है, बिजनेस पार्टनरशिप है, वो क्या किया है, आउटसाइडर से क्या लिया है, लोन लिया है। ठीक है ना, उसको हम लोग बोलते हैं फर्म्स डेट। प्राइवेट डेट मतलब क्या होता है, प्राइवेट डेट मीन्स डेट ओड बाय अ पार्टनर पर्सनली टू एनी अदर पर्सन। ठीक है, इसका प्राइवेट डेट का मतलब क्या हो गया, पार्टनर ने खुद ही किसी थर्ड पार्टी से लोन लिया है। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं, ये हमारा ABC पार्टनर हैं, ये लोग पार्टनरशिप फर्म है। ठीक है, ये लोग फर्म है। ठीक, अगर ये लोग फर्म है, अगर किसी थर्ड पार्टी से मान लेते हैं उधार ले, ठीक है, जा लेते हैं बैंक, ठीक है ना, बैंक से फर्म उधार लेता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे फर्म्स डेट। लेकिन मान लेते हैं ए पर्सनली, ठीक है, ए पर्सनली अपने घर के लिए, ठीक है, अपने लिए क्या करता है, बैंक से लोन लेके आता है, तो ये क्या हो जाएगा, प्राइवेट डेट हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसका लोन का जो भुगतान है, ठीक है, इसका लोन का रिपेमेंट होगा, ए करेगा पर्सनली बैंक को, लेकिन जो फर्म डेट लिया है उसका हम लोग क्या करेंगे, फर्म ही पेमेंट करेगा। ठीक है, उसके बाद आती है लिएबिलिटी। सिंपल सी बात है, जो फर्म्स डेट है, ठीक है ना, ऑल द पार्टनर्स आर लिएबिलिटी लिएबल जॉइंटली एंड सेवरली ऑफ द फर्म्स डेट। ठीक है, जो हमारा फर्म का डेट है क्या होगा, सारे पार्टनर्स लिएबल होंगे। ठीक है ना, एक पार्टनर नहीं, सारे पार्टनर लिएबल होंगे जॉइंटली, जैसे यहाँ पे सारे पार्टनर एक साथ हैं। ठीक है ना, जो फर्म डेट लिया है सारे पार्टनर क्या करेंगे, फर्म के डेट को पे कर रहे होंगे। लेकिन प्राइवेट डेट में क्या होगा, यहाँ पे लोन ए लिया था तो ए ही क्या करेगा, बैंक को लोन पे करेगा। ठीक है, यहाँ पे प्राइवेट डेट में पर्सनली पे करेंगे जो पार्टनर्स लोन लिए होते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ एप्लीकेशन ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी, द फर्म्स प्रॉपर्टी इज अप्लाइड फर्स्ट फॉर द पेमेंट ऑफ फर्म्स डेट। ठीक है, जितने हमारे फर्म्स में हमारे प्रॉपर्टी हैं, प्रॉपर्टी मतलब जितने एसेट्स हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फर्म्स के डेट को पे करने के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है ना, शेयर ऑफ कंसर्न पार्टनर इन द एक्सेस ऑफ प्रॉपर्टी ओवर द फर्म्स डेट कैन बी अप्लाइड फॉर द पेमेंट ऑफ प्राइवेट डेट। ठीक है, उसके बाद अगर बच जाता है तो पार्टनर्स क्या करेगा, उसको अपने प्राइवेट डेट के लिए यूज़ कर सकता है, उसको शेयर मिलेगा। ठीक है, बच गया तो प्रॉफिट शेयर मिलेगा, और प्रॉफिट शेयर मिलने के बाद क्या करेगा, पार्टनर्स अपने प्राइवेट डेट के लिए उसको यूज़ करता है। लेकिन सबसे पहले फर्म्स डेट को यूज़ करेंगे फर्म्स प्रॉपर्टी से पे करने के लिए। ठीक है, अगर मैं बात करूँ एप्लीकेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी का क्या एप्लीकेशन होगा। ठीक है, एक्सेस ऑफ पार्टनर्स प्राइवेट प्रॉपर्टी ओवर हिज प्राइवेट डेट कैन बी अप्लाइड फॉर पेमेंट ऑफ फर्म्स डेट। ठीक है, एक्सेस ऑफ पार्टनर्स प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक, ओवर हिज प्राइवेट डेट कैन बी अप्लाइड फॉर पेमेंट ऑफ फर्म्स डेट। ठीक है, अगर मान लेते हैं जितने भी हमारे फर्म्स डेट अगर क्या होते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है ना, तो हमारे जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है पार्टनर्स को, उसको यूज़ करेंगे फर्म्स डेट को पेमेंट करने के लिए। प्राइवेट प्रॉपर्टी इज अप्लाइड फर्स्ट इन पेमेंट ऑफ प्राइवेट डेट देन टूवर्ड्स द फर्म्स लायबिलिटी।
ठीक है। इसका मतलब क्या बोल रहा है, जो हमारा मान लेते हैं ए के पास कोई एसेट होता, ठीक है, ए के पास मशीन होता, ठीक है ना, ए के पास मशीन होता, तो सबसे पहले क्या करेगा, ए इस मशीन से, ए पर्सनली इस मशीन से क्या करेगा, अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी जो अपना प्राइवेट डेट है उसको सबसे पहले पे करेगा। उसके बाद अगर कुछ बच जाता है, ठीक है ना, तो फर्म्स डेट में यूज़ कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर वही बात लिखा है, ठीक। तो आप लोगों को फर्म्स डेट और प्राइवेट डेट क्लियर होगा। फर्म्स डेट मतलब ऐसा डेट जो फर्म ने खुद, ठीक है ना, उधार लिया हुआ है किसी थर्ड पार्टी से, आउटसाइडर से। प्राइवेट डेट मतलब कोई पार्टनर पर्सनली किसी से उधार लेके आया हुआ है, ठीक है ना। अब देख लेते हैं इसका सेटलमेंट कैसे होता है, ठीक है ना। यहाँ पे बोला है पेमेंट ऑफ फर्म्स डेट एंड प्राइवेट डेट, डेट विच आर ओज टू द आउटसाइडर आर नोन एज फर्म डेट। इसका मतलब जो हमारा आउटसाइडर फर्म है, आउटसाइडर से जो हम लोग लोन लिए हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या है, फर्म्स डेट बोलते हैं। वेयर इज द डेट विच अ पार्टनर ओप्स हिज इज पर्सनल कैपेसिटी आर नोन एज प्राइवेट डेट, मतलब पार्टनर ने अपने पर्सनल कैपेसिटी से जो लोन लिया है, ठीक है ना, आउटसाइडर से, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइवेट डेट। फॉलोइंग प्रोविजन अप्लाई इन केस ऑफ फर्म्स डेट एंड पार्टनर्स प्राइवेट डेट में कौन कौन से प्रोविजन अप्लाई होते हैं। सबसे पहले लिखा है फर्म्स प्रॉपर्टी इज अप्लाइड फॉर पेमेंट ऑफ फर्म्स डेट, मतलब फर्म का प्रॉपर्टी किस लिए अप्लाई होगा, फर्म के डेट के लिए पेमेंट करने के लिए। तो सिंपल सी बात है, कॉमन लॉजिक की वाली बात है, ठीक है ना। प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ ईच पार्टनर इज अप्लाइड फर्स्ट टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ हिज प्राइवेट डेट इन सरप्लस, ठीक है, मतलब पार्टनर का प्राइवेट प्रॉपर्टी है, सबसे पहले किसके लिए अप्लाई होगा, उसके प्राइवेट डेट के पेमेंट करने के लिए। अगर सरप्लस बचता है तो हम लोग क्या करेंगे, फर्म्स डेट को पे करने के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है फर्म्स डेट और प्राइवेट डेट का, ठीक है। उम्मीद करूंगा यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, ठीक है ना, फर्म्स डेट और प्राइवेट डेट का। तो हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, सिंपल सा, कि डिसोल्यूशन मतलब क्या होता है, बिजनेस को बंद करना है, क्लोज करना है, डिसकंटिन्यू करना है, वाउंड अप करना है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है ना, पार्टनरशिप फर्म भी लगाना है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, सारे एसेट्स को सेल करेंगे, लियाबिलिटी को पे ऑफ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अगर क्या बोलते हैं, लियाबिलिटी को पे करने के बाद और लियाबिलिटी बचती है तो पार्टनरशिप में क्या होगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर के प्रॉफिट से पे करने की कोशिश करेंगे। अगर प्रॉफिट से पे नहीं होता तो कैपिटल से पे करने की कोशिश करेंगे। अगर कैपिटल से पे नहीं होता तो पार्टनर्स क्या करेंगे, अपने प्राइवेट एसेट्स को सेल करेंगे और लियाबिलिटी को पे करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों ने देखा मोड्स कितने होते हैं, ठीक है, म्यूचुअल अग्रीमेंट, कंपलसरी, बाई नोटिस, बाई हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, डिसोल्यूशन बाई कोर्ट, ठीक है। अग्रीमेंट में सारे पार्टनर अग्री होंगे तब हो जाएगा, ठीक है। कंपलसरी में कब होता है, जब सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, ठीक है, या एक को छोड़ के सारे इंसॉल्वेंट हो जाए, ठीक है, बिजनेस अनलॉफुल हो जाए तो कंपलसरी डिसॉल्व होगा। बाई नोटिस में पार्टनरशिप एट विल होता है, उसमें नोटिस देगा कोई सा भी पार्टनर और पार्टनरशिप हमको डिसॉल्व कर सकता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, कुछ हैपनिंग ऑफ इवेंट होता है, जैसे कि हमारा वेंचर कंप्लीट हो गया, हमारा टाइम खत्म हो गया, डेथ ऑफ पार्टनर हो गए, ठीक है ना, पार्टनर सारे इंसॉल्वेंट हो गए तब हो जाता है। कोर्ट कब कब करेगा, जब हमारे पार्टनर्स में हमारे अनसाउंड माइंड हो जाएंगे, परमानेंटली इनकेपेबल हो जाएंगे, ठीक है, कोई मिसकंडक्ट करेंगे, ठीक है, अग्रीमेंट का ब्रीच करेंगे, अग्रीमेंट को तोड़ देंगे, ठीक है ना, अग्रीमेंट के हिसाब से काम नहीं करेंगे, ठीक है। जब पार्टनरशिप कोर्ट को लगता है पार्टनरशिप फर्म को बंद कर देना चाहिए तब कर सकते हैं, या वो पार्टनरशिप कंटिन्यू लॉस में चल रहा है तब पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़े थे तो हम लोग पढ़े थे भैया दो इशूज़ हमारे पास होते हैं, ठीक है, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स और पेमेंट्स ऑफ फर्म डेट एंड प्राइवेट डेट। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट में हम लोगों ने पढ़ा ट्रीटमेंट ऑफ लॉस, एप्लीकेशन ऑफ एसेट। लॉस का ट्रीटमेंट कैसे होगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट का यूज़ करेंगे, ठीक है, सबसे पहले किसका यूज़ करेंगे, प्रॉफिट का, उसके बाद यूज़ करेंगे कैपिटल का, ठीक है। अगर तब भी अगर लियाबिलिटी पे नहीं होता या लॉस हमारा रिकवर नहीं होता तो हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स के पर्सनल एसेट को हम लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे, है ना। क्यों करेंगे, पार्टनरशिप फर्म भैया अनलिमिटेड लियाबिलिटी हो, सबसे बड़ा फीचर, ठीक है ना। उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ एसेट। एसेट का क्या करेंगे भैया, तो सबसे पहले एसेट का क्या करेंगे, फर्म्स डेट को पेमेंट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा पार्टनर से लोन ले उसको पे करने की कोशिश करेंगे। पार्टनर्स लोन पे करने के बाद क्या करेंगे, हम लोग जितने भी उसे कैपिटल में जो पैसा है कैपिटल को हम लोग क्या करेंगे, पे करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर कुछ बच जाता है, ठीक है ना, तो प्रॉफिट्स बना के उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है ना। ये हमारा हो जाएगा एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स में। और हम लोगों ने देखा फर्म डेट और प्राइवेट डेट में क्या अंतर होता है। फर्म डेट मतलब भैया जो फर्म उधार लिया है आउटसाइडर से, प्राइवेट डेट मतलब पार्टनर्स पर्सनली उधार लिया है किससे, बाहर किसी थर्ड पार्टी से, ठीक है ना। तो चलिए इसी के बेस पे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं और आपके सेशन को समाप्त करेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या बोलता है, देखिए आपका ये इस तरफ दिया हुआ है मोड्स, ठीक है, इधर दिया है क्या मोड्स, और इस तरफ आपके कुछ दिए होंगे क्या एग्जाम्पल्स, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ठीक है। मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन इधर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आपको बताना है भैया क्या कि कौन सा मोड हमारा किस एग्जाम्पल के साथ मैच करता है। जैसे हम लोग को आप लोगों को बताया पहले ही कि इसको
कंपलसरी आपको याद करके ही जाना है, बिना याद करके आप लोग नहीं जा सकते, ठीक है ना। याद भी क्या करना, कॉमन लॉजिक से चलिए सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले एकदम बेसिक कॉमन लॉजिक लगाते हैं। लिखा है डिसोल्यूशन बाय नोटिस, सर समझ नहीं आ रहा है नोटिस से क्या डिसॉल्व करेंगे, ठीक है। अग्रीमेंट, कोर्ट, इधर सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। इधर पढ़ के चलते हैं। लिखा है पार्टनरशिप इट विल, सर ये किससे मैच होगा, ठीक है। यहाँ पे सब 1 2 ही लिखा है, ठीक है। इसको थोड़ा काट दीजिए, ये आ जाएगा आपका 1, ये आ जाएगा आपका 2, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 3, ये आ जाएगा आपका 4, ठीक है। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, देखिए 1 2 3 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, डिसोल्यूशन पार्टनरशिप इट विल व्हेन पार्टनर्स बिकम इनसेन, मतलब इसको बोल सकते हैं हम लोग क्या बोल सकते हैं, अनसाउंड माइंड हो गया, ठीक है ना। इनसेन मतलब अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड मतलब पार्टनर्स अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से, माइंड के हिसाब से कोई सा डिसीजन ले ही नहीं पा रहा है, ठीक है ना। विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, ठीक है। देखिए कंसेंट वर्ड आप पकड़ लीजिए, कंसेंट वर्ड, ठीक है। क्या बोल रहा है, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, सारे पार्टनर से कंसेंट से, ठीक है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा बी का आंसर होगा, बी का तो थर्ड हो जाने वाला है। अग्रीमेंट और कंसेंट, जब सारे पार्टनर अग्री कर जाए, सारे पार्टनर कंसेंट देने की हाँ भैया पार्टनरशिप हमको डिसॉल्व करेंगे, तब क्या हो जाएगा हमारा बी का थर्ड हो जाएगा। तो बी का अगर थर्ड में खोजूँ, बी का थर्ड अगर मैं खोजूँ तो यहीं से आपका आंसर नंबर 2 आपका, जो आपका आंसर है 2 आंसर, ठीक है ना, वो मार्क हो जाएगा। लेकिन थोड़ा और देख लेते हैं, सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ के चलेंगे, ठीक है। ये तो हो गया एग्जामिनेशन में कैसे करना है, ठीक। लेकिन आप जब पढ़ रहे हैं तब आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। उसके बाद लिखा है व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म, ठीक है। बिजनेस ऑफ द फर्म क्या हो जाएगा, व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम्स इलीगल, मतलब बताओ फर्म इलीगल ही हो गया, बिजनेस फर्म इलीगल हो गया। तो आप लोगों ने पढ़ा बिजनेस फर्म इलीगली काम कर रहा है, ठीक है ना। कट्टे का सप्लाई कर रहे हैं भैया, कट्टे का सप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कोर्ट कंपलसरी डिसॉल्व करेगा, ठीक है ना। कंपलसरी डिसोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना। कंपलसरी डिसॉल्व करना पड़ेगा, आप इलीगल बिजनेस कर ही नहीं सकते, कंपलसरी आपको डिसॉल्व करना ही पड़ेगा। तो डी का हो जाएगा 4, ठीक है। बी का थर्ड हो गया, डी का हो गया 4, ठीक है। अगर मैं सी की बात करूँ, सी क्या बोल रहा है, कोर्ट कब डिसॉल्व करेगा, कोर्ट डिसॉल्व करेगा जब पार्टनर्स क्या हो जाएंगे भैया, अनसाउंड माइंड हो जाएंगे, ठीक है ना। पार्टनर क्या हो जाएंगे, अनसाउंड माइंड हो जाएंगे। और सबसे पहले आपको पता है भैया, नोटिस से सिर्फ एक ही चीज़ में डिसॉल्व कर सकते हैं, कोई सा भी पार्टनर नोटिस तभी दे सकता है जब क्या हो, वो पार्टनरशिप एट विल में काम कर रहा हो, ठीक है ना। तो नोटिस दो और फर्म को क्या करो, डिसॉल्व करो। तो ए का हो जाएगा हमारा फर्स्ट, ठीक है ना। ए का फर्स्ट लगाते हैं क्योंकि ए का फर्स्ट तो 3 जगह है, ठीक है ना। तो इस आपसे इससे मार्क्स नहीं हो, आपको ये आंसर मार्क नहीं कर सकते थे, ठीक है। आपको कोई ऐसा वर्ड पकड़ना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे सेंटेंस पकड़ने पड़ेंगे, ऐसे एग्जाम्पल पकड़ने पड़ेंगे जो क्या हो, एक ही बार रिपीट आया हो, ठीक है ना। सबसे पहले आपको इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या कीजिए, इधर छोड़िए, ठीक है ना। जो इसके एग्जाम्पल्स उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, एग्जाम्पल्स इधर कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। जैसे भैया बिजनेस इलीगल हो गया तो कंपलसरी है डिसॉल्व करना, ठीक है ना। पार्टनर अनसाउंड माइंड हो गया तो कोर्ट डिसॉल्व कर देगा, ठीक है ना। सबसे अच्छा पॉइंट था आपका कंसेंट वाला, सारे पार्टनर अग्री हो गए तो अग्रीमेंट से हमारा क्या करें, डिसॉल्व कर सकते हैं, नोटिस हमारा पार्टनरशिप एट विल में हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा भैया आज को जो हमारा सेशन था आपको पसंद आया होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में जितने भी हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, ठीक है ना। रियलाइजेशन अकाउंट करेंगे, ठीक है, कैसे पेमेंट्स करने वाले होंगे उसको करेंगे, ठीक है। जनरल एंट्रीज सीखेंगे, कैसे कैसे जनरल एंट्रीज करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा आज का सेशन आपको सही बात समझ आया होगा, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप लोगों ने देख लिया है, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, समय कम है, उसके लिए आप लोग पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।